Bombay talkies, Bombay talkies, Bombay talkies, Bombay talkies. Silence, lights, sound, camera, action. आज बॉम्बे टॉकीज में सुनिए सुप्रसिद्ध वायलिन वादक पंडित कैलाश पात्रा से रेणु चतुर्वेदी की फिल्मी गपशप। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी चाहतों में कितना तड़पे हैं, सावन भी कितने तुझ बिन बरसे हैं। जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी, तेरे आ जाने से अब नहीं रही। सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। बाहों में तेरी अब यारा जन्नत है, मांगी खुदा से तू वो मन्नत है। तेरी वफा का सहारा मिला है, तेरी ही वजह से अब मैं जिंदा हूँ। तेरी मोहब्बत से जरा अमीर होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। ऐसी जो गीत होते हैं जो अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं हमारे ऊपर, उसके साथ बहुत सारे वाद्य यंत्र बजते हैं। जैसे कि अभी हमने सुना वायलिन बहुत मुखर है, ज्यादा तेज सुनाई दे रहा है हमें और बहुत आनंदित कर रहा है। तो जाहिर है कि हमने भी सोचा श्रोताओं कि ऐसी शख्सियत को बुलाया जाए बॉम्बे टॉकीज में जिन्होंने खुद ये वायलिन बजाया है, और सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे गानों को सजाया है अपने वायलिन के वादन से, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो हमने आमंत्रित किया है बॉम्बे टॉकीज में आज कैलाश पात्रा जी को। कैलाश जी, कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले मैं विविध भारती का श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ और स्वागत करता हूँ ये प्रोग्राम में। ये जो कार्यक्रम है बॉम्बे टॉकीज, जिसमें हम फिल्मी दुनिया की बात करेंगे और कुछ फिल्मी बातें जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में होता है उसको बात करेंगे जी। और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि कैलाश जी 2 वायलिन और एक व्योला लेकर बैठे हुए हैं। 3 वाद्य यंत्र हमारे सामने है और इतने सुधी कलाकार हमारे साथ हैं। तो हम सोचते हैं कैलाश जी एक कोई और बड़ा लोकप्रिय गीत जो हमारे श्रोताओं को पसंद हो वो अपने वायलिन पर इस समय बजाकर सुनाइए। बहुत पॉपुलर, बहुत हिट होने वाला एक फिल्म था
संजू, जी जिसमें सुखविंदर सिंह जी ने वो गाना गाए हैं, कर हर मैदान फतेह, जरूर। उसमें भी मैंने वायलिन बजाया था। थोड़ा सा बजा के सुनाता हूँ। जी जी, स्वागत। कर हर मैदान फतेह, ऐसे बहुत सारे जो गीत हैं श्रोताओं जो आपको बहुत पसंद हैं, उसको वायलिन से सजाया है कैलाश पात्रा जी ने। तो अभी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन ये जो मैदान यहाँ तक आप फतेह करके पहुंचे हैं, उसकी यात्रा बहुत लंबी होगी ना? सच बताए तो क्या है, हम जितना आसानी से गाना सुन रहे हैं जी। और उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसके पीछे का कहानी कुछ और होता है। क्या है, एक चीज करने के लिए हर चीज अच्छा चाहिए। जैसे सिंगर अच्छा चाहिए, उसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट वो अच्छे चाहिए। एक चीज सामने नहीं आता लोगों को, वो है अरेंजर। वो एक बहुत अच्छा रोल निभाता है फिल्म के गाने में। वो अच्छा अरेंजर चाहिए जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज होता है। और प्लेयर नॉर्मली जैसे बजाते हैं हम लोग, प्लेयर वो भी चुन के लेते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी जाके वो बजाएगा, वो चुनते हैं कि यहाँ सबसे अच्छा कौन बजाता है। इस टाइप के लोगों को बुला के एक गाना फिर अच्छा बन पाता है। जी, यानी कि सब चीजें जब बहुत सही जुड़ती हैं तब कुछ अच्छा बनता है, कुछ अच्छा बनता है, बेहतरीन बनता है। चलिए, तो ये जो बेहतरीन वाली बात है, जाहिर है कि आप में भी कुछ तो खासियत है, तब आपको वहां तक बुलाया गया। यात्रा कैसे शुरू हुई? चलिए थोड़े चलते हैं, आपके बचपन के पन्नों की तरफ पलटते हैं। कहाँ से शुरुआत हुई संगीत के आपके जीवन में? मैं कैसे शुरू करूं वही सोच रहा हूँ। क्या है, बहुत लंबी कहानी है। लंबी मतलब क्या है, 3 चीज मैं आपको पहले बोला है कि चाहत, जरूरत, मजबूरी और मौका। ये 4 चीज को हम अगर सोचेंगे, आप क्या चाहते हैं और आपका मजबूरी क्या है और आपका जरूरत क्या है और आपको क्या क्या मौका मिला, ये चीज अगर आप इकट्ठे करेंगे तो एक चेन है। तो बहुत छोटा गांव है, उड़ीसा का एक छोटा गांव, कटक से 40 किलोमीटर दूर, किशोर नगर, अच्छा। जहाँ मेरा जन्म हुआ है। बहुत छोटा उम्र से रामलीला में राम बन के मुझे ले जाते, बना के ले जाते। क्या उम्र थी? बहुत छोटी उम्र आप बता 2 महीने होगा, मैं पैदा हुआ तो राम जन्म हुआ करके स्टेज पे ले गए मुझे। अच्छा? हाँ, ऐसे होता था। क्योंकि मेरे पिताजी जो थे वो जमींदार थे। तो क्या बताऊं आपको अच्छा लगेगा कि जो विविध भारती है, हम पैदा नहीं होते तब से ये चल रहा है सब कुछ। तो हम रेडियो में ही सुनते थे ना, ये इतना ज्यादा पॉपुलर प्रोग्राम है। हमारा घर में पहला रेडियो, हमारा गांव में हमारा घर में पहला रेडियो जिसमें एंटीना लगता था जी, वेल्व सेट का रेडियो था। जी। और पहला ग्रामोफोन हमारा घर में, पहला इलेक्ट्रिक बिजली जो होता था वो भी हमारा घर में पहले होता था। पिताजी थोड़ा अलग, मतलब जमींदार टाइप के लोग थे, तो वो लेके सब किए थे। वहीं से हमारा जो म्यूजिकल इम्पैक्ट रेडियो से ही पड़ा कि कैसा होता है। और फिर रामलीला में मुझे राम बना के ले गए। हमारा उधर ओडिसी ट्रेडिशनल म्यूजिक होता है जो बहुत ही क्लासिकल होता है और ट्रेडिशन में डिपेंड करते हैं। वो म्यूजिक इतना अच्छा म्यूजिक है, जैसे ओडिसी डांस आप देख रहे हैं, जैसे ओडिसी म्यूजिक भी होता है। तो गांव में जो रामलीला होता था, लेकिन उसमें गाना जो गाया जाता था वो ओडिया का होता था और बातचीत भी ओडिया का सिलसिला चलता था। तो वहां से मेरा म्यूजिक में आना हुआ। तो वो जो नाटक शुरू होने से पहले ये ग्रामोफोन रिकॉर्ड बजता था मेरे घर। मेरा ग्रामोफोन था, वो ग्रामोफोन चाबी दे के बजाते थे, आपको शायद पता होगा। जी जी, बिल्कुल। तो वो ग्रामोफोन में सब जो बाहर से कोई अंदर न आ सके, इस टाइप का सब पुराने गाना जी सब बजता था। तो वहां से मैं सोचता, बहुत तब 3-4 साल उम्र हो गया होगा मुझे, मैं थोड़ा गाना गाता था। मुझे माइक देते थे गाना गाने के लिए स्टेज पे एक टेबल पे बैठाते थे। तो ऐसे तब आप गाना गाते थे? गाना गाता था, लोग भीड़ होते थे, सुनते थे। फिल्मी गाना गाता था और कुछ ओडिसी जो वहाँ का लोकल गाना, पारंपरिक गाना, वो भी गाता था। तो वहां से जब हम सुनते थे कि ये क्या चल रहा है, ये बॉम्बे का गाना जो बज रहा है, ये रिकॉर्ड में लाखों रिकॉर्ड, मोटा रिकॉर्ड होता था। जी। आरपीएम जो होता था, तो उसमें हम सुनते थे कैसे ये बना, ये क्या चीज है, पीछे कुछ बज रहा है, सामने कोई गा रहा है, रिदम क्या बज रहा है। इतना सब कुछ बड़ा लगता था कि जैसा हमारा सब कुछ छोटा है और वो इतना बड़े हैं कि मतलब एक स्वप्न लोक सा लगता था कि सपने की दुनिया, जैसा ये दुनिया वो है नहीं सफर। वहां से शायद मेरा दिमाग में वो आया होगा कि भाई ऐसे कैसे होगा, ये क्या चीज है, ये जिज्ञासा जो होती है मन में। लेकिन माहौल क्लासिकल का था, पूरा क्लासिकल हम लोग सीखा, ये किया वो किया। फिल्म गाना पे ज्यादा ध्यान नहीं, तवज्जो नहीं देते थे। हुआ धीरे धीरे करके हुआ, तो थोड़ा बड़ा हुआ, हारमोनियम बजाने लगा। अच्छा, नॉर्मली होता है गांव में हारमोनियम बजाते हैं जी। तो मैं 4-5 साल का था, हारमोनियम बजा, सबके साथ हारमोनियम बजाता था और खूब भी हारमोनियम बजा के गाता था। तो ऐसा सिचुएशन कभी कभी आता था कि मेरे से हारमोनियम खींच के कोई लेके बजाता है, तो मैं उस टाइम चुपचाप बैठता था।
अच्छा। तो मेरा मन में बार बार जिज्ञासा आता था। वो 4.5 साल 5 साल की उम्र की बात बोल रहा हूँ मेरे को, क्योंकि मेरे को जब स्कूल में मैं जाता था 10 पैसा मिलता था, वो कलेक्ट करके मैंने वायलिन खरीदा। हाँ, एक घड़ी होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, गुल्लक जैसा, गुल्लक होता है, जिसमें उसमें पैसे 10 डालते हैं। पैसा, हर रोज 10 पैसा मिलता था मुझे टिफिन बॉक्स खाने के लिए स्कूल में। जी। तो वो पैसा मैं किसी को बोला नहीं था। तो क्या है कारण, उसके पीछे जो कारण है कि हारमोनियम लेके मेरे से खींच के बजा रहे, क्योंकि वो आसान साज है, उसको बजा पाएगा कोई ना कोई। हाँ, थोड़ा स्वर का ज्ञान हो तो आप बजा सकते स्वर का हैं। गाना नहीं चाहिए उसमें, खाली आपका वो नॉलेज चाहिए कि ये सा है ये रे है, वही। स्वर तो वो खुद देगा। तो स्वर का गाना जहाँ जहाँ जरूरत पड़ता है वहाँ सीखना पड़ता है। ये मेरा दिमाग में आया कि ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट सीखा जाए जिसको बिना सीखे, कि बिना कोई गुरु किए, कि बिना प्रैक्टिस करे कोई नहीं बजा सके। तो मेरे सामने वायलिन आया। हमारा गांव में यात्रा होता है जी जैसे महाराष्ट्र में नाट्य होता है, नाटक होता है, जी जी नाट्य संगीत जिसका जी। मुख्य हिस्सा है। हमारा जो यात्रा होता है, गुणोनिधि साहू करके एक मेरे गुरु समान है, उनके हाथ में वायलिन मैंने पहले देखा। मतलब ये क्या चीज है, ये तो फ्रेट नहीं है, कुछ देखने के लिए भी नहीं है, अंदाज से इतना सुंदर बज सकता है। तो मैंने फिर वायलिन को चुन लिया कि ये सबसे बढ़िया वाद्य है। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब भी चांद निकला और तारे जगमगाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया। तुमने मेरे लबों पे हर एक सुर सजाया। हो जब जब मेरे तराने दुनिया ने गुनगुनाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। एक प्यार और वफा की तस्वीर मानता हूँ, एक प्यार और वफा की तस्वीर मानता हूँ। तस्वीर क्या तुम्हें मैं तकदीर मानता हूँ। देखी नजर ने खुशियाँ या देखे गम के साए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए।
कर जाए बेवफाई, मुमकिन है जिंदगानी कर जाए बेवफाई, लेकिन ये प्यार वो है जिसमें नहीं जुदाई हो। इस प्यार के फसाने जब जब जुबां पे आए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। अच्छा, उससे पहले अगर हम बात करें तो आपने जैसे बताया कि आप हारमोनियम लेकर गाते भी थे, कोई एक सुनाएंगे गीत? पहले गाना होता था ना, ग्रामोफोन में हम लोग बजाते थे जी। उसको, बाहर से कोई अंदर न आ सके, उसमें अकॉर्डियन का अंदर से कोई बाहर न जा सके, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या है, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या है, हम तुम एक कमरे में बंद है। इस टाइप का सब गाना होता था और बहुत सुरीला होता था। जी। हम विश्वास नहीं कर पाते थे ऐसा होता कैसा है। फिर हम लोग धीरे धीरे मैं अपने आप को ढलाया उसमें, माहौल ऐसा था, बहुत अच्छा म्यूजिकल माहौल हमारा घर में था। ये सबसे बड़ा हेल्प हुआ मुझे। और रेडियो एकमात्र माध्यम था, उस टाइम टीवी आया नहीं था दुनिया में, ना मोबाइल था ना फोन था, कुछ सुविधा नहीं था, लेकिन रेडियो ऐसा एक चीज़ था। आज मैं अगर ऐसा इस जगह पे आके पहुंचा हूं और बजाता हूं, लोग अच्छा बोलते हैं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और कंट्रीब्यूशन है विविध भारती रेडियो स्टेशन का। विविध भारती रेडियो में संगीत सरिता बजता था जी। उसमें पंडित डी के दातार जी में जो मेरा आज गुरु रहे जी, उनका वायलिन सुन के मैं पूरा दीवाना हो गया और सोचा बजाना है तो ऐसे बजाना है। तो फिर सीखना शुरू किया, बड़े बड़े गुरु से मैंने सीखा और प्योर क्लासिकल सीखा। मैं क्लासिकल में पूरा एस्टैब्लिश्ड हूँ और मैं लाइट म्यूजिक स्टेज पे बजाता नहीं हूँ, जो भी बजाता हूँ स्टूडियो के अंदर ही बजाता हूँ कि अपने आप को मैं एस्टैब्लिश करना नहीं चाहता हूँ उसमें जी। और कोई बात नहीं है। यानी कि वायलिन आप शास्त्रीय संगीत के तौर पर बजाते हैं? हाँ। मतलब, और जब आप स्टेज पर नहीं बजाते, हाँ। जब आप मंच पर बजाना होता है तो आप सिर्फ शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय संगीत बजाता हूँ। और इत्तेफाक की बात है, मेरा हर टाइम जैसे बोलते हैं ना, भगवान ने हेल्प किया जी। तो भगवान क्या हेल्प करता है? भगवान कभी आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अच्छा बजवा देंगे, ये असंभव है। लेकिन आप अगर इच्छा करेंगे सीखने के लिए तो गुरु मिलाने का काम जो है वो भगवान का है। वो आपको अच्छे अच्छे गुरु मिलाएंगे। मुझे मेरा पहले गुरु जो पहले मतलब मैं जो वेस्टर्न म्यूजिक सीखा, सर एंटोनी फ्रांसिस उनका नाम है, साउथ के थे। मैं जो ग्रेजुएशन कर रहा था कटक में, तो वो आए थे 3 साल के लिए डेपुटेशन में। अच्छा। तो वहां मैंने सीख गया। देखिए, नहीं तो कहाँ ये जोग होता सीखने के लिए। और एक जो आपने जैसे पहले कहा कि मौका, तो जो मौका मिला आपने उसका भी अच्छे से इस्तेमाल किया, है ना? इस्तेमाल किया, बस मतलब मजबूरी था, वो मजबूरी है, नहीं करूंगा तो निकल जाएगा। यही है बस, और कोई बात नहीं। जी, यानी कि जब मौका मिले तो आपको उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। हाँ। और एक बात मैं जानता हूँ, जिसका मन में भक्ति होता है जी, भक्ति के दूसरा नाम है डर। जिसका डर होता है वो जीतेगा। ये मैं बचपन से यही देख के आया हूँ। हम लोग भगवान को कोई देखा नहीं है जी, लेकिन मानने के लिए कौन मना करेगा? बिल्कुल, आपको कोई मना नहीं करेगा। सही बात है। इसके लिए एक बड़ा अच्छा शेर मुझे याद है, मैं अगर बोलूंगा तो आपको श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा। जरूर जरूर। किसने लिखा शायद मुझे वो ज्ञान नहीं है, मैंने किससे सुना था। वो लाइन ऐसा था कि ना कोई रिश्ता भी ना कभी मिलता भी। क्या बात है, ना कोई रिश्ता भी ना कभी मिलता भी। वाह। पास मेरा बैठा भी, धोखा हो तो ऐसा हो। क्या बात है, जिसको लेके आदमी 100 साल जी जाए। तो भाई ऐसे धोखे के साथ रहना चाहिए ऐसा धोखा के साथ। बहुत बढ़िया बात आप बता रहे हैं, अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी चलिए यात्रा अपनी आगे बढ़ाते हैं। हाँ। फिर आपने जैसे आपने बताया, देखिए क्या होता है, छोटी सी बात बताता हूँ, प्रैक्टिकल बात। मेरा बात में आप कोई किताब में आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिकल सब करके आया हूँ। मेरे जो शिक्षा हुआ गाँव में गाना का शिक्षा हुआ, आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे रात 3 बजे 4 बजे नदी के किनारे लेके पानी में कंठ तक पानी में घुसा के गाना रियाज करना पड़ता था। अच्छा। हाँ,
अच्छा गाने के लिए गाना रियाज करना पड़ता था। मैं अगर थोड़ा गाना अभी गाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या क्या रियाज किया हूँ। जैसे? अब अगर आप चाहेंगे मैं थोड़ा सुनाऊं आपको। हाँ हाँ, पानी के अंदर क्यों? वो एक शास्त्र में होता था कि आप ठंड के मौसम में अगर पानी के अंदर अच्छा गा पाएंगे, हाँ, ठंड में, हाँ जी, माने आपका कंठ के तक पानी आएगा, आप अंदर। मेरे मास्टर जी जो होते थे उनका नाम अभय महाराणा, वो नदी के किनारे बैठते थे। अच्छा। और मैं नदी के अंदर जाके गाना गा के उनको सुनाता था। वो गाना क्या होता था मैं आपको यानी कि इतनी विषम परिस्थितियों में भी आप गा सके, यानी कि आपका रियाज पक्का है, ऐसा होना चाहिए। देखिए ब्लाइंडली, यमन में नीरेगामा धानिसा है जी। गुरु अगर नीरेगामा धानिसा बोला हम ब्लाइंडली मानते थे यही यमन है। देखिए जहाँ शिष्य की बात आएगी तो वहाँ गुरु की बात आएगी। अगर हमने किसी को गुरु मान लिया तो वो गलत भी बोलेगा, उसको हमको मानना पड़ेगा अगर हम गुरु मानते हैं जी। तो गुरु बोले कि भाई आपको जाके प्रैक्टिस करना पड़ेगा पानी के अंदर, तो हमने मान लिया। उसका फायदा अभी पता चलता है ना। यही भक्ति है, यही समर्पण है। बस वही जो आप जो भी बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं थोड़ा तानपुरा लगा के थोड़ा गाना सुनाता हूँ। जरूर सुनाइए। देखिए मैं आपके सामने गाना सुनाता हूँ, वंदे मातरम सुनाता हूँ। आपको पता चलेगा कि ये सब चीज वंदे मातरम रेडियो से बहुत पहले से बजता था, उसको हम लोग कैसे अंदाज से सीखा। एक्चुअली क्या है ना, एक छोटी छोटी बातें, मुर्की गमक मीड लेने के लिए आपको बहुत रियाज करना पड़ता है। तो ये जो मैं सुनाना चाहता हूँ इसके अंदर सब कुछ है, तो आपको नजर आ जाएगा क्या रियाज करने से ये चीज आएगा आपके गले में। आज ए आर्टिस्ट, आज ए म्यूजिशियन, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ बॉम्बे इंडस्ट्री के लिए किया था, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो आपको अपने आप को बनाने के लिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रोणलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभासिनी शुभदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। कमाल है, ये कमाल सब चीज है। करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, और यही चीज वायलिन में होता है। तो क्या है ना, पहले गाना सीखा, जो गाना हमने सीखा उसको हारमोनियम बजाने के लिए कोशिश किया, और वायलिन उसके अंदर चल रहा था, उस इन बिटवीन दोनों चीज चल रहा था। मैंने अच्छा, आप साथ साथ सीख रहे थे? वायलिन सीखने के लिए हारमोनियम में बजाता था, क्योंकि इजीली गांव में हारमोनियम बजाने से थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था जी। मैं गांव से पिताजी से संगीत सीखने के लिए कोई पैसा नहीं लिया, मैं अपने आप इनकम करके सीखा। ओह हाँ, तो दूसरा एक बात है कि मैंने नेशनल प्रोग्राम 4 बार बजाया हारमोनियम, बड़े बड़े उस्तादों के साथ बचपन में। क्या बात। हाँ, उसका कारण है अच्छा बजाता था शायद अभी तो छोड़ते हो 25 साल हो गया है। तो हारमोनियम बजाता था तो वायलिन चलता था, लेकिन वायलिन में ग्रेडेशन होना पड़ता था तब जी, रेडियो में बजाने के लिए। जी हारमोनियम में ग्रेडेशन तब था नहीं जी, तो विदाउट ग्रेडेशन आप हारमोनियम बजा सकते थे, तो इसलिए मैं उसी में आ जाता था और 2 पैसा मिलता था, और भाई अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के साथ मेरा मिलना भी हो जाता था। और 4 साल का उम्र में मैं कटक चिल्ड्रन सेक्शन में गाना गाया, वो गाना मेरे को याद है। 4 वर्ष के आयु में? 4 वर्ष में। क्या बात है, स्वागत है। हाँ, जरूर सुनेंगे। वो गाना ऐसा था, वो अभय माना जी कंपोज किए थे, उड़िया गाना है वो जी। बगर पर धड़ा रे बगर पर धड़ा, बगर पर धड़ा रे बगर पर धड़ा, कोइली पर कला दिशई कंठता मधुबला रे, बगर पर धड़ा रे बगर पर धड़ा।
वाह, ये गाना बचपन में मुझे रेडियो के अंदर जाओ तो ये शीशा देख के वो देख के डर लगता था छोटे छोटे उम्र में। जी ये पता नहीं था कि रेडियो के साथ इतना जुड़ जाएंगे हम। जी। ला 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 यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे। ओ छेड़ो तराने मिलन के प्यारे प्यारे संग हमारे। तुम भी गाओ ना। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिलों को पुकारे, दिल के द्वारे। बदले ना अपना ये आलम कभी, जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। बदले ना अपना ये आलम कभी, ला 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 ला। जीवन में बिछड़ेंगे ला 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 ना हम कभी। यूं भी जाओगे आखिर कहाँ होके हमारे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। आगे भी होगा जो उसका करम, ये दिन तो मनाएंगे हर साल हम। आगे भी होगा उसका करम, ला 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 ला। ये दिन तो मनाएंगे ला 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 हर साल हम। अपने आंगन नाचे गाएंगे चंदा सितारे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। ला 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 चलिए, ये तो मतलब इस तरह से यादों में जाना अच्छा तो लगता है, लेकिन फिर भी हाँ, उसके बाद एक बात और मैं इंटरप्रेट करूंगा। थोड़ा गांव में अच्छा हुआ, लोगों ने बोला यहाँ क्या कर रहा है, जी। कटक चले जा। अच्छा। कैसे में बॉम्बे आना हुआ, उसका रास्ता कैसे खोली आप देखिए। हाँ हाँ कटक चले जा। कटक में म्यूजिकल माहौल बहुत अच्छा था, पूरा उड़ीसा कटक में चलता था। जी। वैसे भी बड़ा शहर हो तो थोड़ी सुविधाएं ज्यादा होती सुविधाएं हैं, होती हैं, अवसर बहुत ज्यादा ज्यादा, मिलते हाँ। हैं। जी। तो कटक आ गया। कटक आया तो बड़े बड़े लोगों के साथ मिलने लगा, जिनको हम स्वप्न जैसे भगवान मानते थे, उनके साथ काम करने का मौका मिल गया। जी। और वो मुझे पसंद करने लगे। जैसे उनका नाम में जितना भी मेरे को याद है, अक्षय महांती। हमारा उधर ओडिशा में अक्षय महांती नहीं बोलते, अक्षय महांती बोलते हैं। जी। हमारा जैसे बंगाली में जी, क्ष नहीं होता, ख होता है। जी। अक्षय महांती, प्रफुल्ल कर, भिकारी बड़, भुवनेश्वर मिश्र जी, शांतनु महापात्र, उस टाइम की सिंगर। अभी सब कुछ लोग अभी है। वहाँ की फिल्मों में भी आप जुड़े? बहुत ज्यादा। अच्छा। वहीं से तो फिल्म है। मैं वहाँ एक ग्रुप बनाया था वायलिन का। अच्छा। 10 लोगों का ग्रुप।
हाँ हाँ। हाँ, वो ग्रुप वायलिन का काम किया। बाद में मुझे पता चला कि ग्रुप वायलिन, पहले तो ये पता मेरे को सोच में ऐसा था कि वायलिन, 2 वायलिन भी इकट्ठे नहीं बज सकता, क्योंकि इतना मीण गमक चीज है, कैसे बजेगा। फिर बाद में पता चला वेस्टर्न म्यूजिक हो तो ये इकट्ठे 50 भी बज सकता है जी। तो फिर मैंने वहाँ, मेरे को तब 15-16 साल हो गया होगा, मैं कटक आके एस्टेब्लिश हुआ। पहला मेरा जो रिकॉर्डिंग मैंने बजाया वो अक्षय मान के साथ बजाया, सबसे बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर उड़ीसा का। वाह। पहला म्यूजिक, शायद मेरे जो गुरुजी हुए बाद में वो थे नहीं, इसी कारण मुझे वो मौका मिला। वो मौका का आज तक मुझे वो फायदा मिल रहा है। जो आपने बताया कि समूह आपने बनाया, हाँ। तो और क्या किया आपने? कुछ वहाँ पर और भी बहुत कुछ संगीत किया। की दिशा में कुछ किया आपने? हाँ किया। वहाँ सिस्टम ऐसा था कि जो पारिश्रमिक है, जो आपका रेम्यूनरेशन है, वो फिक्स नहीं था। मैं जब तक आया, कोई किसी को बुलाता है, कोई कितना पैसा देता है, कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन वो कमर्शियल चीज था। वो कोई क्लासिकल म्यूजिक था नहीं कि हम प्रैक्टिस करेंगे बजाएंगे, ऐसा नहीं था। आपको कोई बुला रहा है कोई गाने में बजाने के लिए, तो कमर्स है ना वो। तो वहाँ आपका प्राइस फिक्स होना चाहिए कि आप आएंगे तो आप 500 रुपये लेंगे, 1000 रुपये लेंगे, जो भी जितना जिसका प्राइस हम होता है। तो वो नहीं था। मैं सब दोस्तों को इकट्ठे करके फिर वहाँ एक ग्रुप टाइप का बना के, एक एसोसिएशन टाइप का बन गया कि रेट सब लोगों का फिक्स हो गया। क्या बात है। यानी कि आप जब बजा रहे हो या गा रहे हो तो आप निश्चिंत रहें कि आपको इतनी राशि मिलेगी ही, तब तो अच्छा बजेगा जी। कैसे बजेगा? क्योंकि अगर आप बजा रहे हो, ध्यान लगा है कितना पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा कि मिलेगा, बिल्कुल, तो दिक्कत होगी। बिल्कुल। क्या तो वो मैंने सोचा और सब लोगों ने मान लिया। अच्छा बात तो मान ही लेते, कोई ऐसा परेशान नहीं होती। तो मान लिया, हुआ, अच्छा हुआ। तो कैलाश जी, ऐसा है कि अभी जब फिल्मी दुनिया की बात चल रही है, वहां पर आपने किया, तो एक हिंदी फिल्म का गाना कोई यहाँ पर सुन ले हम लोग? श्योर। हिंदी फिल्म का इतना अच्छा है, वही तो हम फिल्म लाइन में अगर मैं आया तो इंस्पिरेशन हमारा हिंदी गाना है, और क्या है। जब आप बता रहे हैं 16-17 साल के थे, हाँ। तब आपको सबसे प्यारा सा गाना कौन सा लगता था? मैं थोड़ा सा उसका इंट्रो बजा के सुना, जरूर, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्यारेलाल जी के मैं तो बहुत भक्त हूँ उनका जी, और मुझे बहुत ही प्यार करते हो। वो शोर फिल्म का गाना है। ला
नहीं तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। तूफान को आना है, आकर चले जाना है। बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढले जाना है। परछाइयाँ रह जाती निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। तो ये तो बड़ा प्यारा सा गीत है और आपने जैसे बताया कि प्यारे लाल जी से बहुत आपका जुड़ाव रहा। चलिए उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी आपकी यात्रा चल रही है, कटक से आगे निकलते हैं। और वहाँ पर आपने जैसे बताया कि वहाँ पर जो फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पर सब चीज़ आपने बहुत व्यवस्थित की, सब चीज़ को जोड़ा और एक निश्चित नियम कुछ बनाए, तो लोगों को जरूर लाभ मिला होगा। उसके बाद आप किधर बढ़े हैं? मैं एक बात और थोड़ा आपको जरूर clear जरूर करूं। क्या है, बनाया कुछ नहीं है जी। कोशिश किया, लोगों ने मान लिया। अच्छा चीज तो मानते हैं, आपको पता है जी। बात। और सब चीज था, लेकिन बस क्या है, कहाँ कौन सा चीज बजना है, कहाँ कौन सा चीज होना है। तो एक कोई आता है ऐसे, जैसे मेरे जैसे एक ऑर्गेनाइज टाइप करके। तो 10 लोगों को वायलिन लेके मैं ग्रुप बनाया था, जो वहाँ का लोग सब क्लासिकल टाइप का ही बजाते थे, उनको उस टाइम पता नहीं था। लेकिन बनाने वाला जो होता है पीसेस, जो म्यूजिक पार्ट्स बनाता है, वो बहुत रेस्पॉन्सिबल रखता है इंडस्ट्री में। तो ऐसा पार्ट बनाना चाहिए कि किसी से ना बजे, ऐसा ना सबसे बजे। ये जिम्मेदारी होती है, समूह में काम करने का अंदाज होता है। तो वो मैंने किया। फिर वो जैसे गांव में बोले थे कटक चले जा, अभी कटक वाले बोले कि भाई तू ये कोई मेट्रो सिटी जा, इधर क्या कर रहा है बैठ के। अच्छा। तो उनका इंस्पिरेशन सबसे बड़े बड़े लोग, हर पटनायक वहाँ का सबसे बड़ा विलेन, प्रशांत नंदा वहाँ का सबसे बड़ा हीरो, उत्तम महांती, अक्षय महांती, प्रफुल्ल, जो टॉप क्लास के लोग जिनको लेके आज ओडिशा गर्वित है, वही लोगों ने मुझे बोला तू इधर मत जा, तेरे जैसा आर्टिस्ट यहाँ रहना अच्छा नहीं है। तो हिम्मत करके मैं दिल्ली चला गया। अच्छा, दिल्ली चला गया। बॉम्बे, देखिए बॉम्बे हमारा क्या है, तीर्थ स्थान है, होली प्लेस जी। डायरेक्ट वहां जाना हिम्मत नहीं होता था कि मेरे जैसा। ये एक जगह है इंडिया में, बॉम्बे, इंडिया क्या वर्ल्ड में, जहाँ 5 शहर इकट्ठे रहते हैं, 5 बाग जी, और जगह पे एक ही एक शहर है। मेरा जो तर्जमा है, क्या जैसे क्या आप
कहना चाहते हैं? मेरे गांव में मैं अकेला हारमोनियम प्लेयर वायलिन प्लेयर था। कटक में भी आया, मैं ही अकेला हो गया, दूसरा लोग थे, लेकिन लोग बोलते तू ठीक है। दिल्ली में भी गया, ऐसा ही लगा मुझे। लेकिन बॉम्बे में मेरे जैसा 15 है। वो जो मजा है कि सबके साथ मिलकर रहो, सब अच्छे लोग, जितना सामने आप अच्छा देखेंगे उतना अच्छा सीखेंगे। यानी कि हम जैसा कहते हैं कि मुंबई केवल समंदर का शहर नहीं है, बल्कि कलाकारों के भी समंदर का शहर है। अरे बाप रे बाप, वो मत बोलिए। बॉम्बे क्या है जी। मैं क्या बताऊं। महाराष्ट्र में जो बॉम्बे है ना, वो बस ये हमारे लिए तीर्थ स्थान है। जी बिल्कुल। यहाँ सब लता जी है, जी। हरिप्रसाद चौरसिया जी है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी। जी, यहाँ पंडित शेख कुमार शर्मा जी है, रईस खां साहब थे, किन के नाम ली, भीमसेन जोशी जी, पंडित दशरथ जी, हम जिनको फोटो पूजा करके करके सीख के आज बड़े बन गए, वो साथ में सामने मिल रहे हैं। ये क्या तकदीर है। बिल्कुल सही बात है। चलिए इस पर तो बात करेंगे आपके मुंबई, लेकिन फिर दिल्ली जब आप पहुंचे तब? दिल्ली में भी वही हालत कि सब आते हैं, सब बजाते हैं, कोई समय का थोड़ा सा वहाँ पाबंदी नहीं थी। पाबंदी क्या है, थोड़ा अभाव था। अच्छा। क्या है, राजधानी है ना। हाँ। सबका मन में है कि मैं ही हूँ। ये तो होता है अब नॉर्मली। और लोग बहुत दिलदार होते हैं। क्या है, 10 बजे बोले 11 बजे कि 10:30 बजे। हाँ। मेरा थोड़ा अलग नियम है कि वो स्टूडियो को बुक करता है तो उसके पीछे उस पैसा देता है ना जी। 9 बजे से बुक किया तो वो मीटर चलने लगता है पैसे वाला। हम ऐसे बोलते हैं। आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट को कोई लिहाज करके बोलता नहीं है कि इनका दिल दुखाएंगे तो काम क्या लेंगे। हाँ, आर्टिस्ट भी कहता है कि भाई हम कलाकार हैं, अपने हिसाब से चलेंगे। लेकिन ये क्यों है, मेरा बोलने का ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आपने हाँ हमारा 10 बजे आऊंगा, फिर 10:30 क्यों जी। तो मैंने वहाँ नियम बनाया मतलब मैं ग्रुप बनाया, जो ग्रुप बहुत चल पड़ी। इतना ज्यादा काम हुआ कि दिन में हम 10-10 गाना रिकॉर्डिंग करते थे ग्रुप वायलिन की। वाह। एक स्टूडियो में 3 गाना, दूसरा का स्टूडियो में 3 गाना, फुर्सत नहीं थी। तो मेरे साथ लोग जोड़ने लगे जितना वायलिन प्लेयर्स, और अच्छा लेवल पे काम किया। वो मैं कुछ बजा के सुनाऊंगा आपको। हाँ, दिल्ली का काम किस लेवल पे हमने काम किया। अभी देखिए यहाँ एक बहुत अच्छा बात मैं शेयर करना चाहूंगा। केसर सिंह नरूला, श्री केसर सिंह नरूला जी, जो जसविंदर नरूला है उनके पिताजी जी जी, वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाला आदमी म्यूजिक में। वो मुझे ऐसा प्यार कर बैठे कि ये नहीं होगा तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा। अच्छा। हाँ जी। और एक बहुत बड़ा दिग्गज है, उनका भी लाइफ टाइम, पंजाब का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन्होंने जीत चुके हो, वो चरणजीत आहूजा जी। ऐसे हारमोनियम प्लेयर और ऐसे ही मैंडोलिन प्लेयर आपने रेयर देखे होंगे, बहुत कम है। और बहुत अच्छा इंसान है, बहुत विद्वान है रिकॉर्डिंग लाइन के। वो भी मुझे प्यार कर बैठे, तो मुझे ढूंढे हर टाइम, भाई तुम कब फ्री हो। तो मैंने भी वहां जाके देखा कि हमारा जो आर्टिस्ट है 5 भाई, सोचो हम 5 लोग को वायलिन बुलाते हैं, उसमें 3 लोग आ गए 10 बजे, 2 लोग 11 बजे आते हैं। कुछ बोल नहीं पाएंगे, बोलेंगे तो काम खराब होगा, हमको क्या उससे। लेकिन मैं एक नियम बना दिया, जो 10 के 10:30 करेगा वो 100 रुपया पेनल्टी देगा। तो ये नियम को सब मान गए। लेकिन उल्टा साइड भी है उसका कि हम आके टाइम पे बैठ गए, प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर नहीं आते, हम उनके लिए भी एक सिस्टम बना दिया कि हम आधा घंटा वेट करके घर निकल जाते थे, चाहे हमारा लॉस होता था। तो इसमें क्या हुआ ना, हमारा जो टाइम, जब वायलिन ग्रुप का रिकॉर्डिंग हो कि वायलिन का काम हो, एवरीथिंग रेडी होता था। उसका मजा बहुत मिला। वही मतलब रेम्यूनरेशन का सिस्टम भी ऐसे ही था, मतलब जैसा होता है ना एक के साथ एक फ्री जी, ऐसा सिस्टम दुनिया में बहुत चलता है जी, ज्यादातर इंडस्ट्री में। मतलब सोचिए एक गाना बजाया आपको 10,000 रुपया मिलने वाला है, तो 2 गाना बजाया आपको 1,500 रुपया दे दिया। मेरा क्वेश्चन ये क्यों, ऐसा ना होना नहीं चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने ऐसा सिस्टम बनाया, जिसका रेट आप बताइए आप कितना एक गाना लेते हैं, तो आप बोलेंगे मैं 1,000 रुपया लेता हूँ कि 5,000 कि 25,000 लेता हूँ, तो आपका 2 गाना हो तो 50 हुआ ना, वो 40 कैसे हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। मेहनत उतनी ही लग रही है, रियाज उतना ही किया हुआ है, तो आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो आप आराम से बजाएंगे। जितना आप देखिए, आर्टिस्ट तो कभी कंप्लीट नहीं होता, कुछ ना कुछ कमी रहता है। आर्टिस्ट डरता है, इसलिए डरता है कि शायद मेरे को कुछ दिया जाएगा मैं बजा ना पाऊं, और पैसे के कारण वो ह्यूमिलेट कर सकता है जी, ऐसे लोगों ने किया है। लेकिन मेरा मानने का ये है, अगर मेरा आप एक वायलिन प्लेयर है, मैं कुछ पार्ट बने आप नहीं बजा पा रहे, ये मेरा कमी है कि मैं वायलिन जैसा बना नहीं पाया, इसलिए आप बजा नहीं पा रहे। क्या बात है। मार्केट में जो चीज बेचूंगा मैं लोगों को स्टडी करके बेचूंगा ना, कुछ भी लेके मार्केट तो रख नहीं सकता ना। लोगों को जो चाहिए वो देना होगा, वो आपको कोशिश करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप कमर्शियल कैसे हो सकते हैं। दूसरा एक बात है, बचपन से मेहनत कर रहे हैं हम लोग, आज तक मेहनत कर रहे हैं, कभी एक दिन ऐसा गया नहीं कि मेहनत नहीं किया। हिट होना, गाना सक्सेस हो जाना, फिल्म हिट हो जाना, ये आपके हाथ में मेरे हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में है। ऑडियंस अगर आपको प्यार कर बैठे तो आपके हाथ में कुछ नहीं है। आप पूरा बेसुरा गाइए, आपको ऑडियंस प्यार किए होते, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप बहुत अच्छा गा के देखिए, आपको कोई नहीं पूछ रहे तो आप कुछ नहीं कर सकते।
तो ये हिट होना ना होना ना शिक्षा में है, ना कहीं ट्रेनिंग दिया जाता है, ये भगवान के ऊपर छोड़िए। यानी कि हमें लगता है यहाँ पर एक आपकी बात से कि जो कर्मण्येवाधिकारस्ते वाली बात है, बस, बस। वो पूरी तरह से यहाँ लागू होती बिल्कुल। है। हम अपना कर्म जो है उसमें 100% दें, अपनी मेहनत लगाएं, बिल्कुल। उसके बाद छोड़ दें कि परिणाम क्या होगा, बस। हिट होगा नहीं होगा ये छोड़ दें। और एक है बात ना? क्या है, लाइट म्यूजिक जो है, फिल्म म्यूजिक में ज्यादातर लाइट म्यूजिक जी। हम बोलते हैं, वो लाइट म्यूजिक तो बोलना अच्छा नहीं है क्योंकि वो बहुत बड़ा म्यूजिक है, उसका कोई ट्रेनिंग सेपरेटली नहीं होता कि कंपोजिशन ऐसा करना चाहिए। हाँ। नहीं, लाइट म्यूजिक जो होता है वो बहुत वास्ट होता है, जी बहुत ज्यादा वास्ट, और पानी जैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। जी क्या है, जिसी शेप बोतल में आप डालो वो शेप वही ले लेता है, वही ले वो लेता अकड़ के नहीं रहता कि ये लाइट म्यूजिक ऐसा है कि आपको, आप सोचिए, हम लोग, मैंने बहुत बैकग्राउंड बजाया, मतलब उसमें बहुत छूट ली जाती है और बजाने वाले को भी, गाने वाले को, क्योंकि उसे उसी स्वरूप में ढलना होता है जैसा आपको चाहिए। ढलना ही पड़ेगा। क्या है, आप वार्डिंग साहित्य कुछ भी बोलिए, आप बोलिए मुझे वहां जाना है लेकिन वो रुकावट आती है, जी। ये साहित्य हुआ। जी म्यूजिक, आप इसको ब्रिलियंटली बोल रहे हैं, इसको सीरियसली बोल रहे हैं, कि आप दुखी होकर बोल रहे हैं, कि बहुत खुशी से बोल रहा है, ये म्यूजिक का बैकग्राउंड में ऐसा आएगा, आपका वो मतलब बदल देगा, बदल देगा। बिल्कुल सही बात है। मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक की जो आप बात कर जो रहे हैं वो importance पूरा भाव बदल देता पूरा है। आपका बातचीत का सिलसिला ही बदल देगा। कोई बात सीरियस हो रहा है, म्यूजिक ऐसा पता चलेगा, आप वही बात आपको विलियन नजर आएगा। जी देखिए, पूरी फिल्म में जब हम देखते हैं तो इसीलिए तो जो सीट पर बैठते हैं तो बंधे रह जाते हैं। हाँ। क्योंकि वो जो संगीत होता है, पार्श्व संगीत जो पूरा उसका होता है, वो हमें बिल्कुल जकड़ लेता है, बांध लेता है, हिलने नहीं देता है ना, अगर अच्छा है तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो भी आपने बहुत बजाया। बहुत बजाया, मतलब इतना ज्यादा बजाया, मैं आपको क्या बताऊं। पहले जमाने में 2 इंच स्पूल होता था रिकॉर्डिंग के लिए, रिकॉर्डिंग के, फिल्म रिकॉर्डिंग के लिए जी, और ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए एक इंच स्पूल। जी। और फिल्म रिकॉर्डिंग के जो 2 इंच स्पूल होता था, हमारे उधर एक कलिंग स्टूडियो करके है उड़ीसा में, मैं वहां बजाता, हम लोग जाके वहां रुकते थे 3 दिन 4 दिन अच्छा। फिल्म रिकॉर्डिंग के लिए। हाँ। अच्छा, मैं अकेला आर्टिस्ट उड़ीसा में था जो 4 पेमेंट लेता था। इसके लिए बहुत लोग मेरे पे गुस्सा भी होते थे, लेकिन वो लोग समझते नहीं थे। क्या, वो ऐसा ही लगता है, ह्यूमन नेचर है कि वो क्यों 25,000 रुपया ले जाएगा, हम क्यों 5,000 लेंगे, हाँ। कि वो क्यों 10,000 लेगा, हम कोई 3,000 लेंगे। उसके पीछे लेकिन कोई सोचता नहीं था। मैं पहले क्या करता था, गाना बजाता था, ओनली सॉन्ग वायलिन बजाता था, जिसके ऊपर रिदम ट्रैक बनता था। गाना जो म्यूजिक डायरेक्टर गाना मुझे बताएगा, वो गाना मैंने वायलिन में उठा के बजाऊंगा, तो गाने वाला आएगा नहीं उस टाइम, सिंगर नहीं आएगा तब। अच्छा। सिंगर बहुत कॉस्टली होते हैं, सिंगर 2-3 दिन आएंगे नहीं। हाँ, तो हाँ। वायलिन के ऊपर ही वो म्यूजिक ट्रैक ड्रॉप हो जाता था, सब म्यूजिक हो जाता था। ओ, मतलब वो आपने गायक का पूरा काम कर दिया वायलिन पर। तो हाँ, वाह। तो वो एक पेमेंट मेरा होता था। हाँ हाँ दूसरा, मैं ग्रुप वायलिन के साथ भी बजाता था, जी। दूसरा हो गया। तीसरा जो होता था, मैं सोलो वायलिन भी मैं बजाता था। हाँ। सोलो गाने में जो जी, सोलो जी। वायलिन होता है, वो भी एक पेमेंट होता था। और तीसरा, मैं वायलिन ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट होता था, वो कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट होता था जी, सबको बुलाना, उनको पूरा संयोजित पूरा करना, मैनेज करना, वो करना, उसमें हाँ। पैसा खर्चा होता था क्योंकि उस बिल्कुल। टाइम फोन नहीं थी, घर घर जाके घूम के करना पड़ता था। नहीं, और एक बहुत उसमें धैर्य की जरूरत होती है। किसका तबीयत खराब हो, कोई नहीं आया तो फिर मैनेज दूसरा आप बुलाइए किसी को, लिखना पढ़ना, उसको उनको सब समझाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सब बड़ा होता काम था। है जी, मुश्किल काम। तो 4 पेमेंट लेता था। तो वो तो 2 इंच स्पूल में रिकॉर्डिंग होता था, उसका एक सिस्टम है। अच्छा, जैसे उड़ीसा में शायद 1937 तक हो गया था, बॉम्बे में 1913 और उड़ीसा में 37, ऐसा कुछ टाइम में फिल्म शुरू हो गया था। वो जो 2 इंच स्पूल के बाद बताता हूँ जी जी, कि उस टाइम जो बैकग्राउंड रिकॉर्डिंग होता था, वो फिल्म पर्दा को देख के आप बजाएंगे, 3 क्रॉस आएगा तो उसके बाद बैकग्राउंड शुरू होगा। अच्छा। सोचिए, कोई मैंडोलिन प्लेयर मैंडोलिन बजा रहा है, हाँ। तो उसके बाद आपको पकड़ना है। आप ये सोचिए, इंस्ट्रूमेंट तो है ना, एक बोल लगेगा, उंगली लगेगी, तब तो बजेगी जी। और आपको अच्छा बजाना पड़ेगा। आप देखिए, मैं मौका बोल रहा हूँ, मौका मिला आपको बजाने के लिए, लेकिन अगर वहां अच्छा नहीं बजी, सेकेंड फिल्म में आपको नहीं बुलाया जाएगा। ये कितना रेस्पॉन्सिबल होता है। और वो जो 2 इंच स्पूल होता है, वो रिवाइंड जितना स्पीड होता है, बजता उतना स्पीड में जी। उसका प्ले और रिवाइंड दोनों का स्पीड सेम है। यानी कि जब हम प्ले करते हैं और जिस गति में चलता है उतना ही रिवाइंड करते हैं, तो उसी गति में धीमे धीमे होता है। हाँ। जबकि हम चाहते हैं रिवाइंड फास्ट हो जाए, जल्दी से हो जाए। हाँ। हाँ। तो उसमें क्या होता है, वो लैग करता है, क्या ना, उसका जो क्या बोलते हैं उसको, जेनरेशन लॉस हो जाता है जी। जिसके वजह से वो जो रिकॉर्डिस्ट है, वो जो म्यूजिक डायरेक्टर है और जो डायरेक्टर है, ये गुस्सा होते हैं कि इसके लिए रीटेक हुआ, हमारा एक बार जेनरेशन गया। क्योंकि जनरेशन लॉस की अगर हम बात करें, यानी कि उसमें थोड़ी सी उसकी गुणवत्ता में कमी आती जाती है। जी। कमी आती है। तो ये चीज हम नहीं समझ पाते थे, हम बोलते थे भाई ये तो गलत मेरा हो गया, फिर एक बार ले लो, लेकिन वो गुस्सा होते थे, भाई इस बार गलत नहीं होना चाहिए। तो वो जो रिस्क लेने का एक आदत,
मेरा बोलने का है वो जी, जो जी। रिस्क लेने का, क्यों फिल्म इंडस्ट्री का लोग टॉप में है। आज देखिए जितना भी लोग फिल्म इंडस्ट्री में बजाते थे वो दुनिया में म्यूजिकली राज कर रहे हैं। बिल्कुल, उसके पीछे वो कारण है, वो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का जो आदत, वो जो श्रम किया है और जो हिम्मत की है, उत्साह से काम किया है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैं बोल रहा हूँ पूरी, रेस्पॉन्सिबिलिटी हाँ। लेने का एक आदत कि आपने मुझे बोलेंगे तो मैं एक बार में बजा दूंगा, दूंगा, जिम्मेदारी ले ली। रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपको बड़ा बनाता है। आप स्टेज पे भी वही सोचते हैं कि मेरा कैसे गलत ना हो जाए, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। रियाज अच्छा होगा तो जाहिर है आपका आत्मविश्वास अच्छा होगा और आप बहुत जिम्मेदारी से उस काम को कर बिल्कुल, पाएंगे। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसा होता है आपका हाथ में नहीं तो है। ये जो आपने बताया कि स्पूल जो है रिवाइंड उसी स्पीड में होता था, वो इरिटेट होते थे, नाराज होते थे, हाँ। तो क्या कुछ खास रिकॉर्डिंग के बाद वो बेकार भी हो जाता था? आप हाँ, बता रहे थे। 15-20 बार उसको अगर रिवाइंड फॉरवर्ड करके ऐसे बजाया वो खराब हो जाता था। अच्छा। इसलिए उस टाइम हर टाइम एक सेफ्टी टेप रखते थे, सेफ्टी टेप, दूसरा टेप जी, रखते थे बैकअप की तरह। हाँ, उसके बहुत बाद जाके हाई एट वगैरह आया। हम लोग तो कंबल टांग के रिकॉर्डिंग किया, माने अकॉस्टिक का पता नहीं था अकॉस्टिक होता क्या है। जी, यानी कि उसको जो हम कहते हैं साउंड प्रूफ। रेडियो से हमको नॉलेज मिला। जी। रेडियो बहुत पुराना चीज है, तो रेडियो से नॉलेज, अच्छा ये जो दीवार पे सब छेद हुआ है, अच्छा ये साउंड प्रूफिंग के लिए हुआ है। तो हम लोग उधर सब कंबल टांग के रिकॉर्डिंग शुरू किया। कंबल टांग के। कंबल, छोटा छोटा बाहर का प्राइवेट स्टूडियो, हाँ। ये बड़ा बड़ा स्कूल में रिकॉर्डिंग हो रहा है कंबल टांग के, एक माइक के चार तरफ सब बैठ गए। मेरा हिस्ट्री है 40 गाना एक दिन में बजाया मैंने। 40 गाना लाइव रिकॉर्डिंग। क्या उस टाइम लाइव रिकॉर्डिंग, सिंगर अच्छा है तो चलो एक साथ, भिखारी बड़ो थे वो, हो रहा है एक गाना हो रहा है, हो जाता है, 3-4 मिनट का गाना था। तो ये किस शहर की आप बात बता ये रहे हैं? कटक की बोल रहा हूँ। कटक के बाद दिल्ली जब गया, दिल्ली में तो बहुत अच्छा लेवल पे काम किया मैंने। एक काम क्या होता था, बॉम्बे का जितना गाना है पॉपुलर गाना, गुलशन कुमार जी उसको रीटेक करते थे जी। आप सुन के हंसेंगे। मैं दिल्ली में था, AR रहमान साहब का एक गाना है, आशा भोसले जी ने गाया है, मधुबन में राधिका, जो लगान फिल्म का गाना है जी। मधुबन में राधिका जो किसी से दे दे दिल, ऐसा कुछ है ना गाना। उसमें एक आलाप पाठ है, ता दा 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 ना 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 दा ना, ऐसा कुछ है, मैं भूल गया। बिल्कुल बिल्कुल है। तो वहां कोई गा नहीं पाएगा, मेरे से गा के उसको ट्रांसपोज करके लेडीज कर दिया, मैंने फीमेल वॉइस कर दिया। वाह। तो चलिए यहाँ पर लगान फिल्म के इस गीत की बात चल रही है तो सुन लेते हैं ये हाँ गीत? प्लीज यार, बहुत श्रोताओं को सुना देते हैं। बहुत अच्छा लगा। मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, कभी मुस्काए कभी छेड़े कभी बात करे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। मधुबन में भले कान्हा किसी को पी से मिले, मन में तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले, किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले, बिना सोचे समझे, किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले। गोपियां तारे हैं, चांद है राधा, फिर क्यों है उसको विश्वास आधा। ओ गोपियां तारे हैं, चांद है राधा, फिर क्यों है उसको विश्वास आधा। कान्हा जी का जो सदा इधर उधर ध्यान रहे, राधा बेचारी को फिर अपने पे क्या मान रहे। गोपियां आनी जानी है, राधा तो मन
की रानी है, गोपियां आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है। सांझ सखारे जमुना किनारे, राधा राधा ही कान्हा पुकारे। ओए होए ओए होए, बाहों के हार जो डाले कोई कान्हा के गले। राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे। राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। नादे से नादे से नादे से ना, नादे से नादे से नादे से ना, नादे से नादे से नादे से ना, नादे से नादे से मन में है राधे को कान्हा जो बसाए, तो कान्हा काहे को उसे न बताए। प्रेम की अपनी अलग बोली, अलग भाषा है, बात नैनों से हो कान्हा की यही आशा है। कान्हा के ये जो नैना है, जिन्हें गोपियों के चैना है। कान्हा के ये जो नैना है, जिन्हें गोपियों के चैना है। मिली नजरिया हुई बाबरिया, गोरी गोरी सी कोई गुजरिया। कान्हा का प्यार किसी गोपी के मन में जो पले, किस लिए राधा जले, राधा जले, राधा जले। राधा कैसे न जले, किस लिए राधा जले, राधा कैसे न जले। किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले, राधा कैसे न जले, किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले। बॉम्बे टॉकीज में आज आपने सुना सुप्रसिद्ध वायलिन वादक पंडित कैलाश पात्रा से रेणु चतुर्वेदी की फिल्मी गपशप का पहला भाग। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग विनायक तलवड़कर, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी। बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज। सेलुलाइट डिजिटल अपना बॉम्बे